हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं आर्यन पिरामिड। कल हमने पढ़ा, उसको आगे बढ़ाते हुए कि मैंने आपको कल बताया था कि आर्यन पिरामिड होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, क्या करती है बताई थी। तो सबसे पहले यानी जो आपके सामने जो दिख रहा है ये त्रिभुजाकार है। कैसा? त्रिभुजाकार आकृति वाला आकृति पिरामिड पिरामिड है ये, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि विस्तृत आकार वाला पिरामिड है ये। देखिए इसमें क्या होता है, यह आधार विस्तृत आधार का होता है जो नीचे का है, ये इसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? आधार बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये पिरामिड है ये उन क्षेत्रों में क्षेत्रों की जनसंख्या दर्शाता है, उन देशों की जनसंख्या दर्शाता है जहां पे जन्म दर ऊंची हो, जन्म दर ऊंची हो। ठीक है, और मृत्यु दर क्या हो? निम्न हो। यानी कि जो अर्धविकसित विकासशील या गरीब जो देश हैं उनकी जनसंख्या को दर्शाने के लिए त्रिभुजाकार आकृति का पिरामिड प्रयोग में आता है। कैसे? क्योंकि जो नीचे जो आप देख रहे होंगे ये कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। तो आप देख रहे हो इस साइड में फीमेल दर्शा रखी है, इधर मेल दर्शा रखी है। ठीक है, तो देखिए विस्तृत आकार वाला पिरामिड अल्पविकसित देशों का प्रतिनिधित्व होता है। अल्पविकसित थोड़े बहुत विकसित होते हैं, गरीबी ज्यादा होता है, गरीब देशों को दर्शाता है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण, ये देखिए उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यानी निम्न आयु वर्ग का अर्थ होता है गरीबी तबके का जो लोग होते हैं उनकी यानी विशाल जनसंख्या पाई जाती है। देश देखिए कौन कौन से, जैसे नाइजीरिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, मैक्सिको हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे देश हैं जो छोटे छोटे कंट्री हैं, गरीब कंट्री हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में भी हैं बहुत सारे देश जो है कि इस प्रकार की पॉपुलेशन मिलती है। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे लेफ्ट साइड को यानी कि देखेंगे राइट साइड को मेल होगी और लेफ्ट साइड को फीमेल होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि उनको जनसंख्या दर्शाया, बाद में इसकी आकृति को यूं करके देखिए, हम यूं मिला के देखते हैं तो त्रिभुज की आकृति बन जाती है, बनती है त्रिभुज की आकृति बन गई। इसलिए इसको त्रिभुजाकार आकृति का पिरामिड कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो है कौन सा पिरामिड है या ऐसा कौन सा पिरामिड है जिसका आधार विस्तृत हो, आधार का तो नीचे से यानी जन्म दर, आधार का होगा तो जन्म दर ज्यादा होगा, समझ रहे हो? आधार विस्तृत का आधार बड़ा होना यानी कि जो जन्म दर है वो ऊंच रहेगी। तो यानी कि कौन सी माध्यम के त्रिभुजाकार आकृति का पिरामिड कहते हैं। किन देशों में पाया जाता है? अल्पविकसित देशों में या गरीब देशों में, जहाँ पे यानी कुछ जन्म दर पाई जाती है और निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यानी गरीब जो तबका होता है उसमें जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। इधर ये आयु वर्ग दर्शा रखा है 0 से 5, 5 से 10, इस प्रकार से 85 प्लस हो गए। ये था हमारा त्रिभुजाकार आकृति का पिरामिड जो नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको, ठीक है, सूडान, युगांडा, ये गरीब जो देश हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह समझिए। अब अगला आता है हमारा स्थिर पिरामिड। कौन सा आता है? स्थिर पिरामिड। देखिए स्टूडेंट्स, आगे आयोलिक पिरामिड पढ़ रहे थे, पहला हमने पढ़ लिया था विस्तृत जनसंख्या वाला। अब आते हैं स्थिर जनसंख्या पिरामिड। ठीक है, ये पिरामिड है ये स्थिर जनसंख्या का है। स्थिर जनसंख्या का अर्थ है कि यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों इक्वल रहती है। जितना जन्म दर है देख लीजिए आप, उतनी ही मृत्यु दर को दर्शा रहा है। ठीक है, ये पिरामिड है कहाँ पे पाया जाता है, किस देश की जनसंख्या को दर्शा सकता है? ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या को दर्शा सकता है। ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड है एक प्रकार से, इसमें आपकी आधार स्थिर हो, यानी कि अगर ये पिरामिड घंटे के आकार का होता है तो आप देख लीजिए बैठ गया आकृति ले लेता है यहाँ से। अब आप देखिए, ठीक है ना, हो गई ना एक बैठ की आकृति, घंटी वाली आकृति होगी। तो जो शीर्ष की ओर शुंडाकार होता जाता है, एक सूंड की तरह बनता हो जाता है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर समान रहती है। और इसमें
देश हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओशियाना, जो देश आते हैं वो सारे इसी में इंक्लूड होते हैं। इसमें जन्म दर जो है ये मेन जो आधार है ये, और मृत्यु दर का जो आधार है ये दोनों इक्वल रहते हैं। इसमें यानी यहाँ पे जनसंख्या स्थिर रहती है, न घटती है न ही बढ़ती है। बहुत रेयर चांस को एक आधा या % या परसेंट माइनस पॉइंटों में ऊपर नीचे होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। उसके बाद जो दूसरा जो पिरामिड देख रहे हो ये हासमान जनसंख्या का पिरामिड है। इसमें क्या होता है, इसका जो आधार होता है यानी कि ये देख रहे हो ये क्या होता है, इसका संकीर्ण होता है, छोटा होता है, ठीक है। और ऊपर की तरफ यानी कि हम जाते हैं तो वो भी यानी कि छोटा होता चला जाता है, यानी मृत्यु दर वो भी कम, यानी इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। वहाँ पे हासमान जनसंख्या मिलेगी आपको, जन्म दर भी कम हो रही है, मृत्यु दर भी निम्न हो रही है। बीच की जो पॉपुलेशन से दूर हो जाएगी, यहाँ भी रिकवर हो ही नहीं पाएगा। इस आधार का आधार संकीर्ण होता है, शीर्ष क्या होता है, शून्याकार होता है, शून्य की तरह होता है, ठीक है। यह निम्न जन्म दर व मृत्यु दर को दर्शाता है। और इसमें देश इंक्लूड कर सकते हैं आप जापान, यानी जापान में सेम ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पर आसमान जनसंख्या घटती है। इसमें क्या होता है कि जनसंख्या या तो स्थिर रहती है या फिर आसमान हो जाती घटती है, जनसंख्या बढ़ती है। इसमें आसमान जनसंख्या पिरामिड है। ये मैंने आपको 3 प्रकार के पिरामिड पढ़ाए। पहला आपने पढ़ा विस्तृत जनसंख्या पिरामिड, फिर स्थिर जनसंख्या पिरामिड, और फिर पढ़ा हमने आसमान जनसंख्या पिरामिड। इसके बारे में आप और भी रिसर्च कर सकते हो नेट के माध्यम से, अपनी बुकों के माध्यम से, कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जो इन कैटेगरी में सम्मिलित होते हैं। तो स्थिर जनसंख्या में कौन से देश सम्मिलित होते हैं, आसमान में कौन से होते हैं, और विस्तृत होती जनसंख्या के पिरामिड में कौन से देश हैं वो सम्मिलित होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है सिर्फ कि आप इसको रिसर्च कीजिए एक बार कि इनके अलावा और भी कौन कौन से देश हैं जो इन कैटेगरी में इंक्लूड हो सकते हैं। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे ग्रामीण एवं नगरीय संगठन, जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय संगठन। देखिए आगे ग्रामीण नगरीय संगठन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जनसंख्या का जो विभाजन किया जाता है वो उसके निवास के आधार पर होता है। 2 तरह की जनसंख्या निवास करती है प्रत्येक देश में, प्रत्येक राष्ट्र में, हम विश्व में कह सकते हैं। एक ग्रामीण जनसंख्या होती है, एक नगरीय जनसंख्या होती है। ग्रामीण जनसंख्या जो गाँव में रहती है वो ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है, जो नगरों में निवास करती है वो नगरीय जनसंख्या कहलाती है। अब उसके बाद आते हैं आगे कि इन दोनों में रहने वाले लोगों के जीवन है, समझ लो, उनका जीवन और आजीविका है वो भी अलग अलग होती है। इनका रहन सहन का तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है, ग्रामीण का अलग होता है और शहरी यानी नगरीय जनसंख्या का जीवन का रहन सहन का तरीका अलग होता है। यानी कि जो आजीविका की दशाएं वो भी भिन्न होती हैं और इनके रहन सहन की जो दशाएं वो भी भिन्न भिन्न होती है। ग्रामीण जनसंख्या के पास भौतिक या हम ये कह सकते हैं कि विलासतापूर्ण यानी जो संसाधन होते हैं वो कम होते हैं या न के बराबर होते हैं। जबकि नगरीय जो जनसंख्या होती है उसके पास यानी कि जो विलासतापूर्ण जो संसाधन होते हैं वो अधिक मिलते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनके पास मशीनरी जो संसाधन होते हैं, मशीनरी या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं ग्रामीण की अपेक्षा। उसके बाद आते हैं ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में आर्थिक संगठन, व्यवसाय संरचना, जनसंख्या घनत्व तथा विकास स्तर अलग अलग होता है। यानी कि ग्रामीण में अलग होती है आर्थिक संगठन, ठीक है, व्यवसाय संरचना उनकी अलग होती है, मैंने आपको बताया, और संरचना जनसंख्या घनत्व वो भी अलग अलग होता है, और विकास का स्तर होता है वो भी अलग अलग होता है, इनका डेवलपमेंट होता है वो भी अलग अलग होता है। क्योंकि ग्रामीण जनसंख्याओं में जो संसाधन होते हैं उनका अभाव पाया जाता है, या फिर मिलते हैं कहीं दूर मिलते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा होता है, समझ लो। और साथ में यानी जो सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जाती है वो उन तक नहीं पहुंच पाते, कहीं ना कहीं यानी कि ये उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं क्षेत्र। जबकि नगरीय जनसंख्याओं में यानी कि नज़दीक होते हैं तो इनको यानी सारी सुख सुविधाएँ मिलती हैं, जैसे परिवहन की सुविधा देख लीजिए आप, चिकित्सीय सुविधा देख लीजिए, बैंकिंग सेवा देख लीजिए, और दूसरी जो सेवा के जो संसाधन है वो देख लीजिए, बैंकिंग देख लीजिए, अच्छे स्कूल देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, यानी कि बेहतरीन अच्छे सामान के लिए देख सकते हो आप, वहाँ पर दुकानें मिल सकती है। लेकिन ग्रामीण बैंकों में इन चीज़ों का अभाव पाया जाता है। उसके बाद आते हैं कि व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना में क्या होता है कि ग्रामीण जनसंख्या का अधिकांशतः भाग किसमें लगा होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप में लगा हुआ होता है। किसमें लगा हुआ होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप में, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे हम ये सारे क्रियाकलाप में। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या होता है? कृषि करना, आखेट करना, मछली पालन करना, पशुपालन करना, ये सब चीजें आती हैं प्राथमिक क्रियाकलाप में। तो अधिकांश गाँव में यानी कि ये क्रियाकलाप होते हैं आर्थिक गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि नगरीय जनसंख्या का अधिकांश भाग गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होता है। गैर प्राथमिक अर्थ होते हैं द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं, यानी वो कृषि का कार्य नहीं करते। अब आप देख लीजिए कि एक नगर में ऐसे कोई मेडिसिन दिखता होगा, सब यानी कि जो उनके खाद्य पदार्थ हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्रों से यानी पूर्ति की जाती है। उनकी जो सब्जियां होती हैं वो भी यानी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से उनको शहरों में पूर्ति की जाती है। उसके साथ जो डेयरी का जो फार्मिंग का होता है, डेयरी फार्मिंग यानी दूध का जो दूध से बने सामान होते हैं, दूध सप्लाई कहाँ से होता है? ग्रामीण क्षेत्रों से होता है। तो ये ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का संबंध। उसके अलावा यहाँ पे यानी कि लिंग अनुपात को भी डिफरेंस पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं उनके पीछे छूट जाते हैं, लिंग अनुपात ज़्यादा चला जाता है, शहरों में कम होता है लिंग अनुपात। कि क्षेत्रों में जैसे विकासशील जो राष्ट्र हैं जैसे भारत है, तो भारत के शहरों में लिंग अनुपात कम मिलेगा और गाँव में ज़्यादा, क्योंकि गाँव से लोग पलायन कर जाते हैं व्यवसाय के लिए या रोजगार के लिए शहरों में बस जाते हैं। ठीक है, ये पृष्ठभूमि को यानी इंगित करता है। कुछ ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जो पश्चिमी जो देश है उनमें यानी कि शहरों में, नगरों में लिंग अनुपात ज़्यादा है और गाँव में कम है, क्योंकि वहाँ पे क्या है जो हार्डवर्क का काम है, समझो जो डेयरी फार्मिंग का काम है, तो महिलाएं शहरों में रह जाती हैं और पुरुष होते वो फार्म में काम करते हैं, इसलिए यानी कि महिलाएं वहाँ पे। अलग अलग देशों में अलग अलग मापदंड अपनाए जाते हैं जनसंख्या के लिए, और ये जो मैंने आपको बताया है ये हमारे ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन था। अब उसके आगे आते हैं साक्षरता, लिटरेसी। और लिटरेसी का आपको पता है कि साक्षरता किसे कहते हैं? कि वह व्यक्ति जिसको यानी कि शाब्दिक ज्ञान होना आवश्यक होता है वो साक्षर कहलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको यानी पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, लेकिन उसको शाब्दिक ज्ञान कहते हैं। जो उनकी मातृभाषा मदर टंग है या हम कह सकते हैं राष्ट्रभाषा, उसको पढ़ना आना चाहिए और उसको लिखना आना चाहिए, वो क्या कहलाएगा? व्यक्ति साक्षर कहलाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी यानी भिन्न प्रकार से यानी डिफरेंस मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि असाक्षर लोग ज़्यादा होते हैं जबकि नगरों में कम होते हैं, क्योंकि वही सुविधाओं की बात आ जाती है यहाँ पे भी। नगर के जो लोग होते हैं इनके सोचने का तरीका, इनका रहन सहन अलग होता है, ग्रामीण क्षेत्रों का अलग होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश यानी महिलाएं जो होती हैं वो असाक्षर पाई जाती हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में ऐसा देखने में कम मिलता है। उसके बाद आते हैं व्यवसायिक संरचना में। ठीक है, व्यवसायिक संरचना में क्या होता है कि जो कार्यशील जनसंख्या है 15 से लेकर 59 साल तक की यानी जो व्यवसायिक संरचना होती है उसमें यानी जो लोग होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के यानी कार्यों में संलग्न होते हैं।